नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का बीपीएससी और हम पर। और आज इस चैनल पे हम लोग पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डील करेंगे। ये प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसमें केवल और केवल पॉलिटी से ही संबंधित क्वेश्चंस को शामिल किया गया है, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित प्रश्नों को। तो जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं पीटी वाले, और तो उसमें जैसे कि यूपी एसआई हो गया, बिहार एसआई हो गया, या फिर 67th बीपीएससी या कोई भी बीपीएससी आगामी आने वाली, या फिर जेपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, या फिर इवन यूपीएससी ही क्यों ना हो, तो इन सब के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इससे लाभ मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी अपने लाइक और कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है वीडियो का, स्वर्ण सिंह समिति में कुल कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का प्रावधान दिया था। तो स्वर्ण सिंह समिति ने कुल मिलाकर के 8 मूल कर्तव्य बताए थे संविधान में जोड़ने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसके द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को इसमें शामिल किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। इनमें से किस देश में नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान नहीं किया गया है। नीति निर्देशक तत्व कनाडा और अमेरिका में नहीं किया गया है, जबकि भारत और आयरलैंड में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। तो आंसर हो जाएगा भारत और आयरलैंड को छोड़ करके कनाडा और अमेरिका। तो दो आंसर हैं, तो इस हिसाब से ई हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भाग 4 के प्रावधानों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। तो इसमें आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 37 में यह प्रावधान किया गया है कि भाग 4 में जो भी उपबंध दिए गए हैं वे किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। फिर भी इसमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम को राज्य का दर्जा देने के लिए 53वां संविधान संशोधन किया गया था, और यह संशोधन हुआ था 1986 में। 1986 में यह संशोधन किया गया था, और इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 371 में एक खंड जोड़ा गया था जी। इसी जी के अंतर्गत मिजोरम को भारतीय संघ में राज्य का दर्जा दिया गया, और यह हुआ था 20 फरवरी 1987 को। यानी कि 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारतीय संघ का 23वां राज्य बना। 23वां राज्य, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित संवैधानिक संशोधनों को सुमेलित कीजिए। तो सुमेल करने वाला है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा होगा। तो फर्स्ट है आपको 13वां संशोधन। 13वां संशोधन जो है यह नागालैंड से संबंधित है, ठीक है। 18वां संशोधन है, राज्य को इसमें पुनर्परिभाषित किया गया था, ठीक है। और 39वां संशोधन जो है इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। यह है आपको 39वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यह बताया गया है। और 52वां संशोधन जो है यह दल बल अधिनियम से संबंधित है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा, मतलब 13वां संशोधन नागालैंड, 18वां संशोधन राज्य को पुनर्परिभाषित किया गया, 52वां संशोधन हो गया आपको दल बदल अधिनियम, और 39वां हो गया आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि आंसर हो जाएगा आपको, ये जो भी हमने मैच किया है उसके अकॉर्डिंग डी हो जाएगा, ठीक है। 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान 103वां संशोधन विधेयक किससे संबद्ध है। संविधान का 103वां संशोधन विधेयक, तो यह जो है राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन जो है यह 158वां संशोधन विधेयक है, जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के संबंध में प्रस्तुत किया गया था।
यह संशोधन राज्य सरकार के कार्यक्रम में तत्कालीन विधि एवं कानून मंत्री थे उस समय अरुण जेटली, इन्हीं के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था, जिसे 99वां संविधान संशोधन अधिनियम से जाना जाता था। हालांकि बाद में इसे जो है निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर का प्रावधान करता है? वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन से संबंधित है, 101वां। ठीक है, और यह जीएसटी का 101वां संविधान संशोधन का वर्ष कौन सा है? यह है 2016। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से कौन सा दल बदल कानून विरोध में आच्छादित नहीं है? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, है ना। कौन सा दल बदल कानून विरोध में आच्छादित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इसमें किसी दल में विभिन्न चरणों में पड़े बड़े पैमाने पर दल बदल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। राजनीतिक दलों को वैधानिक मान्यता प्रथम बार मिली। वैधानिक मान्यता राजनीतिक दलों को सबसे पहले मिली थी 1985 ईस्वी में, 1985 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा, आंसर हो जाएगा अधिकरण न्यायाधीश। ठीक है, अनुच्छेद 326 क के अंतर्गत यह बताया गया है कि जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल है, जैसे कि नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश होगा, अपर जिला न्यायाधीश, उसमें संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश। अधिकरण न्यायाधीश जो है वह इसमें शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। किसको संबोधित करता है? तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र जो है वह राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए पेश करता है। ठीक है, और उच्च न्यायालय का मतलब कि सेवानिवृत्ति की उम्र, अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? तो यह है 62 वर्ष, और सुप्रीम कोर्ट की हो जाएगी 65 वर्ष या जो भी इससे पहले हो। ठीक है, और अनुच्छेद 217 1 क के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा ही इसे पदमुक्त किया जा सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट या याचिका को कहा जाता है। उस रिट या याचिका को क्या कहा जाता है? तो उसे मैंडमस कहा जाता है ना, जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था। ठीक है, तो इसे मैंडमस कहा जाता है। मैंडमस का आशय ही है कि हम आदेश देते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस याचिका द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करने के लिए उत्प्रेषण है। उत्प्रेषण रिट जो है यह अधीनस्थ न्यायालयों के कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। ठीक है, यदि इसमें क्या होता है कि यदि अधीनस्थ न्यायालय जो अपने न्याय क्षेत्र से बाहर निर्णय दिया है तो ऊपरी न्यायालय इसी उत्प्रेषण याचिका के द्वारा उस निर्णय को रद्द करके मामले को अपने पास लेकर के पुनर्सुनवाई करता है। ठीक है, और यदि इस तरह का जो होता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा इस मामले को अपने पास मंगा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के विचार को आरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल उस पर सहमति देने या रोकने के अतिरिक्त या तो वह दे सकता है सहमति या फिर रोक भी सकता है, या इन दोनों में से कुछ भी उसकी इच्छा नहीं है
तो वो क्या करेगा कि वह उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लेगा। और इससे और ये तो हो गया अनुच्छेद 200। और इसके बाद अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति ऐसे आरक्षित विधेयक पर विचार करता है और फिर अपनी अनुमति देता है या फिर रोक लेता है। तो राष्ट्रपति जो विचार देगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 201, और राज्यपाल अगर उसको रोकता है तो वो हो जाएगा अनुच्छेद 200। नेक्स्ट पे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है यह NN वोहरा को नियुक्त किया गया है। NN वोहरा, ठीक है, NN वोहरा को नियुक्त किया गया है। सॉरी, राधा कृष्ण माथुर को, सॉरी ये नहीं होगा, राधा कृष्ण माथुर को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। स्थायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को कौन सी संस्था या व्यक्ति बढ़ा सकता है? तो आंसर हो जाएगा संसद। यह केवल संसद को ही यह अधिकार दिया गया है, और वह भी अनुच्छेद 138(1). ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 138 के 1 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी भी विषय के संबंध में वह भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? उच्च न्यायालय का एडवोकेट कितने वर्ष के लिए होना चाहिए? तो यहाँ पे देखेंगे कि 10 वर्ष तक यदि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपने वकालत करता है तो उसे अनुच्छेद 112 के तहत इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में उसकी नियुक्ति हो सकती है। तो आंसर हो जाएगा बी, 10 वर्ष, ठीक है। और यह होता है अनुच्छेद 124 के 3 के तहत उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित योग्यताओं का प्रावधान किया गया है कि वह भारत का नागरिक हो, एक या अधिक उच्च न्यायालय का कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, एक या अधिक उच्च न्यायालय का कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, ठीक है। तो ये सारी एलिजिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट है, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा से किस अनुपात में लिया जाता है? संसद की स्थायी समिति के सदस्यों के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा से जो अनुपात है वह है 2 और 1 के अनुपात में, ठीक है। 2 और 1 के अनुपात में यह रखा जाता है इस अनुपात को। और जैसे कि संसदीय समिति 2 प्रकार की होती है, एक तो स्थायी समिति और दूसरी होती है तदर्थ समिति। स्थायी समिति में विषयों के आधार पर फिर से कई समितियां होती है, जैसे लोकलेखा समिति। तो इसी प्रकार से इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, कुछ समितियां अपवाद भी होती हैं। तो इस तरह से सभी स्थायी समितियों में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात जो है वह 2 और 1 का होता है, ठीक है। अर्थात लोकसभा से 2 सदस्य, राज्यसभा से 1, और इस अनुपात के आधार पर स्थायी समिति के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आगे चलते हैं। यह एक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा वित्त विधेयक, इसका निर्णय जब भी करेगा तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय नवाचार यानी कि प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले इसमें अपने राज्य के राज्यपाल हो गए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। केवल यही सही नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित है हमारा अनुच्छेद 51, ठीक है। आर्टिकल नंबर 51 जो है विदेश नीति से संबंधित है। नेक्स्ट है, निदेशक तत्व है। निदेशक तत्व क्या है? आंसर हो जाएगा 22 का, कि निदेशक तत्व है अवाद योग्य।
निदेशक तत्व अवाद योग्य है, अर्थात निदेशक तत्व को इस पे वाद विवाद नहीं किया जा सकता, इसे न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, जैसे मौलिक अधिकार है ये वाद योग्य होते हैं, उसी तरह से नीति निदेशक तत्व जो है अवाद योग्य होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता? तो हिंदू शब्द में जो आपको पारसी जो है यह नहीं आते। हिंदू में आपको सिख भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, क्योंकि ये सभी हिंदू धर्म से ही निकले हैं, तो ये तीनों आते हैं, लेकिन पारसी नहीं आते हिंदू धर्म में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? तो बंदी बनाया गया अगर कोई व्यक्ति है तो उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 22 के अकॉर्डिंग होगी। तो यह कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, ऐसे जो भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो इस गिरफ्तारी के कारणों से जल्द अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी के परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से उस व्यक्ति को वंचित नहीं कराया जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? विधि की सम्यक प्रक्रिया, तो विधि की सम्यक प्रक्रिया है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त नहीं है? इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, जबकि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को भी है और भारतीय नागरिकों को भी है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, भारतीय और विदेशी दोनों अगर समकक्ष हो तो दोनों को समान अधिकार है, विधि के समक्ष समानता भी है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 27। ठीक है, 27 में है 27, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों को, तो गैर नागरिकों को उपलब्ध अधिकार है संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है यह गैर नागरिकों को भी है। ठीक है, इसमें यह अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। यह जो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है यह अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है, और यह गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संबंध में है, और अन्य तीनों अधिकार जो है यह केवल देश के नागरिकों को ही उपलब्ध कराया जाता है। जैसे संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देश के किसी भाग में घूमने और बसने का अधिकार, यह सब दूसरे नागरिकों को भी दिया जाता है, गैर नागरिकों को भी, लेकिन भारतीय नागरिकों को संवैधानिक निराकरण का भी अधिकार है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? कौन सा अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है भाई? तो वह है विधि के समान संरक्षण का अधिकार। ठीक है, और यह दिया गया है अनुच्छेद 14 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है, और इसके अलावा अन्य 3 जो अधिकार है ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता? तो भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक जो है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। यह केवल भारतीय नागरिकों को ही यह दावा प्राप्त है। ठीक है, और इस तरह का दावा नहीं कर सकता, यह अनुच्छेद 19(1) के 6 के अकॉर्डिंग ऐसा प्रावधान किया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? तो संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया था संविधान के 44वें अधिनियम के द्वारा। ठीक है, इसमें मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया, संपत्ति को मूल अधिकार के रूप में इसे समाप्त कर दिया गया, और अब यह विधिक या कानूनी अधिकार मात्र रह गया है। और यह संशोधन हुआ था 1978 में। 1978 में उस समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत अर्थात बुनियादी ढांचा का सिद्धांत का प्रतिपादन
निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया है? तो यह किया गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के इस मुकदमे में, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और यह किया गया था 1973 में, ठीक है। मूल संरचना का सिद्धांत, अर्थात इसमें यह प्रावधान किया गया, अर्थात यह फैसला दिया गया कि संविधान इसमें जो संरचना है उसमें संविधान की मूल संरचना में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका अनुमोदन बाद में फिर मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में भी किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो है वह है मौलिक अधिकार, जो कि परिवर्तित कराए जा सकते हैं न्यायालय के द्वारा, और यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। आगे है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र का अधिकार किसके अधीन नहीं है? धर्म स्वातंत्र, तो धर्म स्वातंत्र का अधिकार जो है यह मानववाद के अधिकार के अधीन नहीं है, ठीक है। यह जो है आपको अनुच्छेद 25(1) के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जिसमें लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अतः इसमें मानववाद शामिल नहीं है। सदाचार है, सार्वजनिक व्यवस्था है, स्वास्थ्य है, ये सभी है, लेकिन मानववाद नहीं है। उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया गया था? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपको उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, ठीक है। वर्ष 1993 में 1993 में 14 वर्ष से कम उम्र की जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया था, और यह उन्नी कृष्णन और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य के तहत किया गया था, और यह कहते हुए इसे संगठित किया गया कि इस देश के नागरिक को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 से निकला है, हालांकि यह एक निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इसकी विषय वस्तु और मापदंडों को अनुच्छेद 45 और 41 के आलोक में निर्धारित करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो यह है अनुच्छेद 21 के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 19 जो है वाक स्वतंत्रता का है, और इसके अलावा अनुच्छेद 20 जो है यह कुछ अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, और अनुच्छेद 22 जो है यह कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण देता है। चलेंगे नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर है 36, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन चुनना है। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया, ठीक है। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया है, सही है, ठीक है। एक मिनट, सही है। और अक्टूबर 1948 में कश्मीर को भारत में विलय कर लिया गया, गलत है, कश्मीर को विलय नहीं किया गया था। बटलर समिति का उद्देश्य भारत एवं कश्मीर के मुद्दों की जांच करना है, गलत है। नेक्स्ट है 1963 में असम से अलग कर नागालैंड को भारत का 18वां राज्य बनाया गया, यह भी गलत है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि केवल एक सही है, यानी कि ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। आगे है, भारतीय व्यवस्था का आधार है। भारतीय व्यवस्था का आधार क्या है? तो आंसर हो जाएगा ग्राम, ठीक है। भारतीय व्यवस्था का आधार ग्राम है, जिनका प्रबंध ग्राम पंचायतों के आधार पर भली भांति की जा सकती है। नीति निर्देशक तत्वों में भी यह कहा गया है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना कर उन्हें स्थानीय शासन की प्रथम इकाई बनाया जाएगा। आगे है, निम्नलिखित का क्रम क्या है? तो इसमें अमेरिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, ये सभी क्रांतियां दी गई है। तो इन सब का जानने के लिए, मतलब कि क्रम जानने के लिए, इसको सबसे पहले तो क्या करेंगे कि किस वर्ष में ही ये क्रांतियां हुई थी, इसको अगर हम लोग देख लें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा क्रांतियों को जानने का। तो इसमें अमेरिकी क्रांति का जो समय है वह है आपको 1776 ईस्वी, ठीक है।
औद्योगिक क्रांति पूरी की पूरी 18वीं शताब्दी लग गई थी औद्योगिक क्रांति को पूरा होने में, तो 18वीं शताब्दी हो गया। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी, ठीक है। और फ्रांसीसी क्रांति आपको 1789 ईस्वी। तो इस तरह से हम लोग मैच कर लेंगे कि कौन सा पहले कौन सा बाद में है। तो इस तरह से हमारा बनता है फ्रांसीसी क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, ये नंबर 1 पे रखते हैं। तो इसमें तीसरे में देख रहे हैं कि 3 है पहले और चौथे में है, ठीक है। तो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी। उसके बाद आपको अमेरिकी क्रांति 1776 ईस्वी, ठीक है, 1776 ईस्वी, ये दूसरे पे रखते हैं इसको। और उसके बाद आपको फ्रांसीसी क्रांति हो जाती है 1789 ईस्वी, 1789 ईस्वी, ये आपको तीसरे में रख सकते हैं। और औद्योगिक क्रांति आपको हो गया पूरे की पूरी 18वीं शताब्दी लगती है इसमें, तो इसको 4th पे रखते हैं। तो इस हिसाब से आपको 3 1 4 2 बनता है क्रम। तो इसमें आंसर हो जाएगा 3 1 4 2, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 39, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है उद्देशिका के तहत संविधान का मूल स्रोत क्या है। तो संविधान का मूल स्रोत जो है यह भारत की जनता है। उद्देशिका के अकॉर्डिंग भारत की जनता में संविधान की सभी शक्तियां सीमित हैं, निहित हैं, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा उद्देशिका के तहत भारत का संविधान का मूल स्रोत जो है यह जनता में निहित है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना का जो शब्द है वह स्टार्ट ही हुआ है हम भारत के लोग शब्द से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि इनमें से किसने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर कहा है। भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर कहा है सर आइवर जेनिंग्स ने, ठीक है। आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान आवश्यकता से अधिक कठोर है, जबकि केसी व्हीयर, ये जो केसी व्हीयर है, इन्होंने कहा है कि भारत का संविधान कठोरता और मतलब कि नरम और कठोर के बीच का एक अच्छा संतुलन है, ठीक है। जब संतुलन की बात आएगी तो केसी व्हीयर लिखना है, और जब कठोरता की बात आएगी तो सर आइवर जेनिंग्स लिखना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन जेबीपी समिति के सदस्यों में शामिल नहीं थे। जेबीपी के सदस्यों में पहले देख लेते जेबीपी है क्या चीज़। तो जे स्टैंड्स फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी स्टैंड्स फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी स्टैंड्स फॉर पट्टाभी सीतारामैया। तो जेबीपी समिति के सदस्य ये हो गए। तो ये तीनों ही थे, और इसमें जैसा कि आंसर से ही स्पष्ट है कि एम पणिक्कर इसमें नहीं थे, ठीक है। और ये जेबीपी समिति है क्या चीज़। तो ये जेबीपी समिति धर आयोग के रिपोर्ट के आधार पर गठित हुई थी। धर आयोग का गठन किया गया था 1948 में, और 1948 में राज्यों के पुनर्गठन के आधार पर पुनर्गठन करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। धर आयोग ने यह रिपोर्ट दी थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित नहीं है। तो लेकिन फिर जब ये 1948 में आया था, लेकिन इसके बाद फिर 1953 में फिर से फजल अली के नेतृत्व में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। तो उस समय फिर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, जिसके आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था भाषा के आधार पर, जो कि फर्स्ट स्टेट था आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला। तो इस तरह से यहाँ पे जो आंसर के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा, जेबीपी समिति के सदस्यों में शामिल नहीं थे, तो केएम पणिक्कर इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपको 42 क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किस समिति का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था से किस समिति का सदस्य नहीं है, देख लेते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है जीवी के राव समिति। तो जीवी के राव समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अशोक मेहता समिति भी संबंधित है, गाडगिल समिति भी है, वीपी सिंह सरकार समिति भी है। ये सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ई, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने प्रकार के शहरी स्थानीय शासन है। तो भारत में कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हैं, जिनमें से निम्न हैं इनके नाम। नगर पालिका परिषद, नगर पालिका परिषद, दूसरा हो गया नगर पालिका, तीसरा हो गया अधिसूचित क्षेत्र समिति, तीसरा हो गया चौथा हो गया शहरी क्षेत्र समिति, पांचवा हो गया छावनी बोर्ड, छठा पत्तन्यास बोर्ड, और सातवां हो गया विशेष उद्देश्य के लिए गठित
अन्य समितियां। तो इस तरह से 8 हो जाते हैं। भारतीय स्थानीय स्वशासन के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? भारतीय स्थानीय स्वशासन के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, इनका कार्यकाल था 1882 ईस्वी का। 1882 ईस्वी में इन्होंने इनका जो संकल्प था, एक मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन के लिए इन्होंने जो एक रूपरेखा तैयार की थी, इसी को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और इसीलिए उन्हें यानी कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब तक कुल कितनी बार अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया है? अब तक कुल मिलाकर के अनुच्छेद 368 में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो आंसर हो जाएगा अब तक कुल मिलाकर के 3 बार संशोधन किए जा चुके हैं। एक तो पहला तो आपको 1955 में किया जा चुका है संशोधन, ठीक है। सेकंड आपको 1971 में किया जा चुका है, और थर्ड जो है 1976 में किया जा चुका है। तो इस तरह से 3 बार अनुच्छेद 368 में संशोधन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसमें अनुच्छेद जो होता है यह अनुच्छेद 350 का ख होता है, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी, जिसे कि भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त कहते हैं, इसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 350 ख के अंदर की जाती है। नेक्स्ट है, मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? मूल अधिकार का विकास सबसे पहले जो है यह आपको मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? आंसर हो जाएगा आपको सी, मूल अधिकार का विकास सबसे पहले ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन में ब्रिटिश सम्राट जॉन के द्वारा 1215 ईस्वी में हस्ताक्षरित एक अधिकार पत्र आया था, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मौलिक अधिकार से संबंधित मैग्ना कार्टा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको 1689 ईस्वी में बिल ऑफ राइट्स हस्ताक्षरित हुआ था, जो कि मूल अधिकारों के संबंध में एक प्रमुख दस्तावेज है। तो आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट पे चलते हैं। मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकारों के संबंध में बनी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में जो परामर्श समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने ही जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में इसके बाद फिर मूल अधिकार पर एक और परामर्श समिति का उप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की बात अगर आए तो आपातकाल के समय अनुच्छेद 20 एवं 21 का निलंबन नहीं हो सकता है, सही नहीं हो सकता है। नकारात्मक, केवल प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का निलंबन नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 20 और 21, सही बात है। 20 और 21 जो है ये इन सब का निलंबन नहीं हो सकता है आपातकाल के समय। बाकी सारे अधिकार जो होते हैं, मौलिक अधिकार, वे सब सारे निलंबित हो जाते हैं, लेकिन 20 और 21 का निलंबन नहीं होता है। नकारात्मक मूल अधिकार राज्य की शक्ति पर निर्बंधन की भूमिका निभाती है, यह भी सही है। मूल अधिकारों में संशोधन सिर्फ अनुच्छेद 368 के तहत ही हो सकता है, यह भी सही है। और आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित वाद भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य है, तो ये सभी सही है। तो आंसर हो जाएगा ई अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहा जा रहा है कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत एवं अधित्याग का सिद्धांत का संबंध निम्नलिखित में किस अनुच्छेद से है? तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत जो है यह संबंधित है आपको अनुच्छेद 13 से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 13। और तो आंसर इसमें आपको हो जाएगा अनुच्छेद 13 से, तो आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका संबंध अनुच्छेद 13 से है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा मूल अधिकारों को छीनती है या उन्हें न्यून करती है। ये उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये उपबंध जो है संविधान के अनुच्छेद 13(2) में है, ठीक है, 13 का खंड 2 में है। राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या उन्हें न्यून करती है। ऐसा उपबंध
अनुच्छेद 13 के खंड 2 में है। इसके तहत ऐसी कोई विधि जो इस खंड के उल्लंघन में होगी, उल्लंघन की सीमा तक न्यून होगी। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 52। इनमें से कौन सा कार्य कैग का नहीं है? तो कैग का कार्य इसमें स्टॉक लेखाओं व प्राप्तियों का लेखा परीक्षण नहीं है, जबकि ऋण की जांच कैग कर सकता है। व्यापार और विनिर्माण के लाभ हानि की गणना भी कर सकता है। तुलन पत्रों तथा अनुषंगी लेखाओं का परीक्षण कर सकता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 52 का सी। ठीक है। और इसमें कैग का जो रिलेटेड अनुच्छेद है 148 से लेकर के 151 तक कैग के जो भी कार्य हैं तो अथवा उससे संबंधित जितने भी उपबंध है ये सभी दिए गए हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 53। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन इसमें 53 में है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1951 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1951 में हुआ था, यह गलत है। और वर्ष में कम से कम 3 बार राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक होती है, यह भी गलत है। प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है, यह सही है। और पूंजी आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा दिलाने की सिफारिश की थी, यह भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा सी। प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और वित्त आयोग से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 280। 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। 54 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रीय जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष के अलावा 3 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को मिलाकर के कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं। तो देख लेंगे ऑप्शन में कोई भी नहीं है ऐसा, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59। राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त कार्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1957 में की गई थी, 1957 में। ठीक है। और इस राष्ट्रीय भाषाई आयोग की जो राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त की जो स्थापना की जाती है, यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। और यह की जाती है अनुच्छेद 350 ख के अकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है। और इसकी स्थापना 1957 में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी वीटो शक्ति भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो भारतीय राष्ट्रपति को जो है यह इसमें भारतीय राष्ट्रपति को विशेषित वीटो प्राप्त नहीं है, जबकि अत्यंतिक, पॉकेट और निलंबनकारी वीटो जो है यह भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है। और यह विशेषित वीटो जो है यह अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 57। इनमें से किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के सदस्य चुने जाने हेतु अर्हताओं का उल्लेख किया गया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सी, अनुच्छेद 173 में। 173 में राज्य विधानमंडल के सदस्य चुने जाने हेतु अर्हताओं का उल्लेख किया गया है। अर्हताओं मतलब योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल। तो प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल क्या होता है? तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल जो है यहाँ पे देख लेते हैं। चुनाव घोषित होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए होती है, गलत। मतगणना की तिथि से 5 वर्ष होती है, गलत। ठीक है। और पिछले प्रतिनिधि के पदमुख होने की अंतिम स्थिति से 5 वर्ष होती है, यह भी गलत है। प्रथम बैठक से 5 वर्ष होती है, यह सही है। तो प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल जो है प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक के लिए होती है। तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? तो बिहार जो है हमारा यह पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत बिहार आता है। भारत में कुल मिलाकर के 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। कौन कौन है? पूर्वी है, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट, यानी कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद हो गया, और उसके बाद पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद हो गया, फिर उत्तरी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, और इन सब के अलावा एक मध्य क्षेत्रीय परिषद भी है, जो कि कुल मिलाकर के 5 क्षेत्रीय परिषद हैं भारत में। ठीक है। और बिहार इसमें से पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 60। पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया? तो पूर्वोत्तर परिषद का गठन जो है यह 1971 ईस्वी में किया गया था। ठीक है।
और इस पूर्वोत्तर परिषद का गठन एक अलग संसदीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया है। इसके सदस्यों में है असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एवं सिक्किम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। भारत में किसी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो किसी भी मंत्री के विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था जो है यह संविधान के किसी भी भाग में उल्लिखित नहीं है, अर्थात संविधान के किसी भी भाग में इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो इसीलिए यह आवश्यक नहीं है कि किसी सार्वजनिक कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति के आदेश को किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जा सके। तो आंसर हो जाएगा ई, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ऐसा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 75 में निहित है। अनुच्छेद 75 में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज संसद में कब प्रस्तुत की जाती है? तो आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज जो है संसद में बजट प्रस्तुत करने के एक दिन पूर्व प्रस्तुत की जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण एक प्रकार का वार्षिक दस्तावेज होता है जो कि वित्त मंत्री के सलाहकारों द्वारा तैयार किया जाता है और केंद्रीय बजट से एक दिन पहले ही इसको संसद में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अंतर्गत नीतिगत निर्देशों सहित विगत 12 माह में अर्थव्यवस्था की जो भी प्रगति हुई है या किस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था ने मात खाई है, तो इन सब की समीक्षा को शामिल किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 64। जिला परिषद के सदस्य निर्वाचित होने के लिए उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है। तो जिला परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उम्र सीमा कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम उम्र है ये 21 वर्ष। ठीक है, और जिला परिषद जो है यह पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है और इसलिए पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो उम्र सीमा होती है यह 21 वर्ष होती है। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की उम्र से संबंधित इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, न्यूनतम सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर उनकी पदमुक्ति से संबंधित दिया गया है जो कि सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष है और उच्च न्यायालयों में 62 वर्ष है या इससे पहले जो भी हो। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा इसमें 65 वर्ष। तो 65 वर्ष नहीं दिया गया है और चूंकि नियुक्ति है तो नियुक्ति का तो प्रावधान ही नहीं है कि किस उम्र में हो, लेकिन पदामुक्ति का है 65 वर्ष और 62 वर्ष। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो राष्ट्रीय जनजाति आयोग का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है और इसकी नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, और यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अथवा जनजाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और इसका जो कार्य होता है यह जितने भी अनुसूचित जातियां हैं उन सबसे संबंधित या फिर अनुसूचित जनजातियां उनसे संबंधित इसके संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन करता है और इसका जो अधिकारी होता है अर्थात इस आयोग में कार्य करने वाला जो नियुक्त अधिकारी होता है वह इन सभी संवैधानिक प्रावधानों का क्रियान्वयन का निरीक्षण करता है और इससे संबंधित वार्षिक रिपोर्ट जो होती है वह राष्ट्रपति को सौंपता है। आगे चलते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की उम्र सीमा कितने वर्ष की होती है? मुख्य सूचना आयुक्त की उम्र सीमा 65 वर्ष की होती है, अर्थात 65 वर्ष अथवा 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक इनमें से जो भी पहले हो तक वह पद धारण कर सकता है। इस स्थिति में मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे है आपको क्वेश्चन नंबर 68 में कहा जा रहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन व भत्ते वही होंगे जो क्या होंगे? तो मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन और भत्ते वही होंगे जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार ही मुख्य सूचना आयुक्त के भी वेतन और भत्ते एवं अन्य सेवाएं होती हैं। ठीक है, और इनकी सेवा शर्तों में या फिर नियुक्ति के पश्चात किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात तो इसको घटाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। इनमें से कौन सी समिति भ्रष्टाचार निवारण समिति के नाम से भी प्रचलित है? भ्रष्टाचार निवारण समिति के नाम से संथानम समिति प्रचलित है
और संथानम समिति जो है इसकी सिफारिश पर ही भारत में भ्रष्टाचार रोधी यानी कि वॉच डॉग के रूप में एक केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में किया गया था। 1964 में भारतीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था, जिसे वॉच डॉग कहते हैं। तो ये वॉच डॉग भारतीय सतर्कता आयोग को कहा जाता है और यह भ्रष्टाचार निवारण समिति इस भ्रष्टाचार निवारण समिति का जो स्थापना किया गया था संथानम समिति की रिपोर्टों के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपको 70 विज आई पोर्टल की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई है? विज आई पोर्टल। तो विज आई पोर्टल की शुरुआत जो है यह की गई है केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा, ठीक है। इसने भ्रष्टाचार को रोकने हेतु विज आई नामक पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से भ्रष्टाचार संबंधी जो शिकायतें होंगी उन सबका निवारण किया जाएगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 71। संघ लोक सेवा आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? संघ लोक सेवा आयोग में कुल मिलाकर के 11 सदस्य होते हैं, ठीक है। और संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जो भी उपबंध है, यह अनुच्छेद 315 से 323 तक के बीच दिए गए हैं, ठीक है। और इसमें इस आयोग का एक अध्यक्ष होता है और जो सदस्य होते हैं उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक वह पद धारण कर सकते हैं। आगे चलेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो है यह 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 70 वर्ष है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य का कार्यकाल, ठीक है। तो कार्यकाल समाप्ति के पश्चात आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार में किसी भी पद के योग्य नहीं रहते हैं, अर्थात उन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकार से संबंधित किसी भी पद को स्वीकार करना उनके लिए अवैध होता है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 73। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी 1993 में, ठीक है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 1993 में की गई थी। और आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 74। 74 में कहा जा रहा है कि भारत में नियोजन द्वारा आर्थिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो भारत में नियोजन के द्वारा आर्थिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम एम विश्वेश्वरैया ने दिया था। यह भारत के महान अभियंता यानी कि इंजीनियर थे एवं महान राजनयिक भी थे। इन्होंने भारत में इनके जन्म दिवस यानी कि 15 सितंबर को भारतीय अभियंता दिवस भी मनाया जाता है। तो एम विश्वेश्वरैया ने भारत में नियोजन और आर्थिक विकास का सिद्धांत दिया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन जो है संविधान के भाग 11 में किया गया है। और इसमें अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 256 से 263 तक जो भी है प्रावधान, ये सभी केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंधों के बारे में ही है। आगे है भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है, तो ये कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो ये है आपको अनुच्छेद 14 से 18 तक। 14, 15, 16, 17, 18। 14 में हो गया विधि के समक्ष समता। 15 में है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। 16 हो गया आपको लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। 17 अस्पृश्यता का अंत और 18 हो गया उपाधियों का अंत। तो इस तरह से 14 से 18 तक में भारतीय संविधान में समता का अधिकार दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित है? समानता के मौलिक अधिकार में आर्थिक समानता का ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। तो इसमें अनुच्छेद 15 के तहत अवसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 16 के तहत समानता का मौलिक अधिकार दिया गया है, ठीक है। अवसर की समानता 16 में, ठीक है। इस तरह से आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 78। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता देता है?
तो इसमें आपको आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि संघ एवं राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता है। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया तो यह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। इसी तरह से अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। अनुच्छेद 245 आपको केंद्र एवं राज्य द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार से संबंधित है। और अनुच्छेद 326 जो है यह लोकसभा एवं विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होना सुनिश्चित करता है। आगे है, किसको निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो इसमें किसको दी गई है, आंसर हो जाएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 में कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार जो है यह आपको क्या है, आंसर हो जाएगा इसमें वाद योग्य है। मौलिक अधिकारों की पूर्ति के लिए अथवा इसको पूरा करवाने के लिए आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, इस पर वाद विवाद कर सकते हैं। तो इस तरह से मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य है। और इसी में से एक और टर्म आता है नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वह अवाद योग्य है, अर्थात उनको पूरा करवाने के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए या फिर राज्य पर उसके लिए दबाव डालने के लिए आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपको मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार जो है यह क्वेश्चन नंबर 81, मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। बिल्कुल निलंबित होते हैं मौलिक अधिकार, तो यहाँ पे ये सही है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री के निर्देशों से भी निलंबित नहीं होते, कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। तो मौलिक अधिकार आपातकाल में निलंबित किए जा सकते हैं। केवल अभी मैंने ऊपर के क्वेश्चन में बताया था, केवल 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 से संबंधित जो भी प्रावधान है, ये दोनों प्रावधान केवल आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे, बाकी सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आगे है, इनमें से किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। दोहरी नागरिकता जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, एक तो अमेरिका की भी नागरिकता उसे लेनी पड़ती है, इसके अलावा वहाँ कई सारे राज्य हैं, तो उन राज्यों की भी, जिस राज्य में वह निवास करता है उस राज्य की भी उसको नागरिकता लेनी पड़ती है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में व्यक्ति चाहे किसी भी राज्य में या किसी भी क्षेत्र में निवास करता हो, वो अगर भारत का नागरिक है तो वो भारत का ही नागरिक कहलाएगा। ऐसा नहीं कि यूपी की ये नागरिकता उसे अलग से लेनी पड़ेगी, एमपी की अलग से लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है, कौन सा सक्षम है। तो नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करता है केवल और केवल संसद करता है इसको नियत। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपको सी 7 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थित है। पीपुल्स वार ग्रुप आतंकवादी संगठन आपको कोलकाता में स्थित, आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश के ही कोंडापल्ली सीतारामैया नामक नक्सली नेता हैं एक, उन्होंने ही इसकी स्थापना की है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था। सिक्किम भारत का कब राज्य बना था। तो सिक्किम भारत का राज्य बना था 35वें संशोधन के तहत। ठीक है, 35वां संशोधन सिक्किम को एक राज्य बनाने से संबंधित है। और यह जो है संशोधन 1974 में हुआ था। और 1974 में सिक्किम को एक संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था। संयुक्त, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऑप्शन में आपको 36वां संविधान संशोधन भी रहता है, जो कि 1975 में हुआ था, जिसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था, भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। तो दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में जो है उसके अकॉर्डिंग आप टिक मार्क करें। ठीक है, तो अगर 35वां रहेगा 1974, तो इस संयुक्त राज्य है, अर्थात पूर्ण राज्य के रूप में नहीं था यह। तो यह भी
केवल यह हो और 36वां ना हो तो इसको आंसर लगाया जा सकता है, लेकिन अगर 1975 हो तो यही सही होगा। ठीक है, तो 1974 और 75 दोनों ही सिक्किम से संबंधित है और 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य यानी कि पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 87। 87 में कहा जा रहा है कि 87 में कहा जा रहा है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। तो नया राज्य बनाने के लिए जो संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं उसमें साधारण बहुमत से भी काम चलता है। आंसर हो जाएगा ए, साधारण बहुमत। ठीक है, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 88। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राष्ट्रपति ही जो व्यक्ति नियुक्त करते हैं, जो भी व्यक्ति उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है उनके द्वारा संघ राज्यों का प्रशासन होता है और यह किया जाता है अनुच्छेद 239 के खंड 1 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है जी ऑस्टिन ने। जी ऑस्टिन। ठीक है, जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, जबकि केसी व्हीयर ने भारत का संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। आगे है निम्न में से कौन सा राज्य सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यहाँ पे राजधानी भी दिया गया है, शासनाध्यक्ष वगैरह भी है, यहाँ पे संप्रभुता हो जाएगा। राज्य के अन्य सारे जो महत्वपूर्ण तत्व है निश्चित भूभाग, जनसंख्या, शासन या सरकार, तो ये सारे तत्व होते हुए भी अगर राज्य को संप्रभुता नहीं है अर्थात अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से वह स्वतंत्र नहीं है तो वह राज्य की श्रेणी में नहीं आता। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सही है। ठीक है, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत मूल नहीं है, गलत है। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी, इस गलत। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, यह सही है। सामाजिक समानता बाद में जोड़ा गया नहीं है, शुरू से ही है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। नेक्स्ट पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर है 92। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया। तो इसमें हम मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया था केशवानंद भारती विवाद में। केशवानंद भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया था। ठीक है, इसमें जो इस मामले में सरकार ने मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ही कहा था कि हमारे संविधान का प्रासाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है, यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिए जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व अपनी पहचान को खो देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। 93 है राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो राज्य भूमि सुधार को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। ठीक है, और यह डाला गया है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। नेक्स्ट है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है अनुच्छेद 117 के तहत। अनुच्छेद 117 के 1, 2 और 3 में वित्त विधेयकों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 119 जो है इसमें आपको संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया दी गई है और अनुच्छेद 121 में आपको उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में के किसी न्यायाधीश के कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित है और आचरण इत्यादि से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 123 में जो है इसमें संसद के विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किया गया है।
इसके अनुसार यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन हेतु उपबंध कर सकती है। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है यह के एम मुंशी के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, सॉरी, के एम मुंशी नहीं, यह तैयार किया गया था बी एन राय के द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है, बी एन राव जो है यह इसके मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 97 में कहा जा रहा है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। हालांकि इसी दिन से कई सारे उपबंध जो संविधान में थे और वे सब लागू हो गए थे, लेकिन संविधान का पूर्ण रूप से जो लागू होने की डेट है वो 26 जनवरी 1950 की है। तो जो भी बाकी बचे थे ये उन सब का पूर्ण रूपेण क्रियान्वित हुए थे 26 जनवरी 1950 को, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यह भी सही है। तो 26 नवंबर 1949 यह पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। इस दिन लागू नहीं हुआ था, तैयार हो गया था। नेक्स्ट है लघु बचत जमाओं और भविष्य निधि के रूप में सरकार को प्राप्त होने वाली धनराशि किस निधि में जमा होती है। तो यह निधि जो है यह आंसर हो जाएगा ई, अर्थात यहाँ पे अनुच्छेद 266(2) है। इसमें दिया गया है कि लोक लेखा और सार्वजनिक खाता इत्यादि से संबंधित इसमें दिए गए हैं। इस खाते में समुचित सरकार द्वारा प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियों को जमा किया जाता है, जिसमें कि लघु बचत जमा, ठीक है, जमा और भविष्य निधि, ठीक है, ये सभी इसमें सरकार को प्राप्त होने वाली धनराशि ये सभी इस निधि में जमा किए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपको ई। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 99। जो प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होता है उसे किस प्रकार का प्रस्ताव कहा जाता है। तो इस तरह के प्रस्तावों को मूल प्रस्ताव कहा जाता है। जो भी प्रस्ताव अपने आप में पूर्ण होते हैं उनको मूल प्रस्ताव कहा जाता है। इसे इस प्रकार तैयार किया जाता है कि उससे सदन के फैसले की अभिव्यक्ति हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 100। इनमें से कौन से प्रधानमंत्री कभी भी वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत नहीं थे। तो वित्त मंत्री के पद पर कौन से प्रधानमंत्री कार्यरत नहीं थे। आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। भारत में 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि वित्त मंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं। इनमें से चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह और चौथे वाले हैं आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो 4 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो पहले वित्त मंत्री के पद पर कार्य कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन नरसिम्हा राव जो थे यह वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत कभी भी नहीं रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं ताकि सारे ऑप्शंस इस स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 101 यहाँ पे धन विधेयक संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। सही बात। धन विधेयक को लोकसभा द्वारा अस्वीकार किए जाने की स्थिति में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, यह भी सही है। धन विधेयक को दूसरे सदन में भेजने के पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष को इस बात का प्रमाण देना होता है कि यह धन विधेयक है। धन विधेयक को राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती। ये सभी सत्य हैं, अर्थात ई हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 102। किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अनुच्छेद 108 के अकॉर्डिंग किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का प्रावधान जम्मू कश्मीर पर कब से लागू किया गया है। तो यह लागू किया गया है 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, हालांकि 9 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना प्रकाशित हुई थी जिसके अनुसार 31 अक्टूबर 2019 से यह लागू हो गई थी। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत कारगिल को किस क्षेत्र में रखा गया है। कारगिल को लद्दाख क्षेत्र में रखा गया है। ठीक है, लद्दाख क्षेत्र में।
लद्दाख में कारगिल और इसके अलावा लेह जिले भी शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की जमानत राशि बचाए रखने के लिए कम से कम कितने मतों को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो कम से कम इसमें 1/6 भाग मत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति पद के लिए जो जमानत राशि है वह है 15,000 रुपये, 15,000 रुपये, ठीक है। और यदि किसी उम्मीदवार को कुल मतों का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं होता है तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 106 में कहा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? तो यह हो जाएगा आपको अनुच्छेद संविधान संशोधन 11वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये जो कि 1961 में 1961 में हुआ था यह संशोधन। इसके द्वारा यह तय किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्तता होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा। वरीयता क्रम में कौन इनमें से शीर्ष पर है? ठीक है, शीर्ष पर पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। वरीयता क्रम में इनमें से शीर्ष पर जो है वह है आपको लोकसभा अध्यक्ष। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, हालांकि सबसे ऊपर जो होता है वरीयता क्रम में राष्ट्रपति होता है, उसके नीचे उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर उप प्रधानमंत्री इत्यादि होते हैं। लेकिन प्रश्न के ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान ही पद पर आसीन होते हैं। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 170, ये क्या हो रहा है? अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या की सीमा क्या है? तो अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों की सीमा जो है वह है 500 और 60, ठीक है। अधिकतम संख्या हो गई 500 और न्यूनतम होगी 60। इसमें अपवाद है गोवा जिसकी 40 है, अरुणाचल प्रदेश की 40 है, मिजोरम की 40 है। तो गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम इसमें अपवाद है जिसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 40 है, ठीक है। आगे चलते हैं। इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 356 अर्थात आपातकाल का प्रयोग सबसे अधिक बार केरल में किया गया है और दूसरा एक है यूपी। इन दोनों ही राज्यों में सबसे अधिक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। दोनों ही राज्यों में 9 बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया है। बाकी आपको जो ये मेघालय, मिजोरम और ये आपको महाराष्ट्र, ये सब है, इन सब में एक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया है। आगे है, साइन डाई शब्द का अर्थ है। साइन डाई शब्द का अर्थ है किसी बिना तिथि बताए ही संसदीय सदन को स्थगित कर देना। बिना तिथि बताए ही संसदीय सदन को स्थगित कर दिया जाए तो उसे साइन डाई कहा जाता है और इसे सदन का अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के विघटन के पश्चात लंबित विधेयक, आज क्या हो रहा है, लंबित विधेयक जो है यह कहाँ, मतलब कि एक मिनट, लोकसभा के विघटन के पश्चात लंबित जो विधेयक होते हैं उसमें ये पता करना है कि क्या आंसर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा पूरे स्क्रीन पे कर लेते हैं ताकि सारे ऑप्शंस हमारे एक जगह आ जाएं, ठीक है। तो लोकसभा के विघटन के पश्चात यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर लोकसभा में लंबित सभी विधेयक समाप्त हो जाता है, सही है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जो लोकसभा में पारित नहीं हुआ है समाप्त हो जाता है, यह गलत है। राज्यसभा में लंबित विधेयक जो लोकसभा में पारित हो गया हो समाप्त नहीं हो जाता है, यह भी गलत है, समाप्त हो जाता है। जबकि लोकसभा में लंबित अन्य सभी कार्य यथा प्रस्ताव, संकल्प, संशोधन, अनुदान की अनुपूरक मांगे आदि समाप्त हो जाती है। तो ये सभी में से ए और डी सही है, यानी कि अधिक ऑप्शन सही है। आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? कार्यवाहक जो राष्ट्रपति है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं किया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का किसी भी तरह का ऐसा प्रावधान नहीं है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं।
हालांकि राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के विनिश्चय का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करने के लिए एक उपराष्ट्रपति का तो है प्रावधान, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति का नहीं है। आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपको, भारत द्वारा विदेशों से की जाने वाली संधियां और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? तो भारत के द्वारा जितने भी विदेशी संधियां अथवा समझौते होते हैं वे सब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, और भारतीय संघ और संवैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए राजदूत और कूटनीतिक प्रतिनिधियों की भी नियुक्ति करता है। इनमें से किस राष्ट्रपति की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी? तो इसमें से दो ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी, जिनमें से पहले तो आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन है और दूसरे फ़खरुद्दीन अली अहमद हैं। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। और उसके अलावा एक और इसमें फैक्ट है, एम हिदायतुल्ला। ये एम हिदायतुल्ला जो है यह सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जिन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का मौका मिला था। तो हो गया क्लियर। नेक्स्ट पे चलेंगे। सर्वप्रथम जेबी बिटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था? जेबी बिटो जो संबंधित है वह है भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 से। 1986 में भारतीय डाक संशोधन विधेयक आया था। ठीक है, तो इसमें से राष्ट्रपति ने ना तो कोई इसमें स्वीकृति दी थी और ना ही अस्वीकृत किया था। इसे अपने जेब में अर्थात पॉकेट में रख लिया था, इसलिए इसे पॉकेट बिटो भी कहा जाता है या फिर जेबी बिटो कहा जाता है। तो इसमें जेबी बिटो, ज्ञानी जैल सिंह उस समय थे राष्ट्रपति, तो ज्ञानी जैल सिंह ने इसका प्रयोग किया था। ठीक है, तो आंसर यह हमारा हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है? तो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाने वाला चेक कहा था नीति निर्देशक तत्व को केटी शाह ने। ठीक है, केटी शाह ने। आगे है आपको, मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्वों के मध्य मुख्य अंतर। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच जो मुख्य अंतर है वह है कि नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है जबकि मूल अधिकार नहीं है। अर्थात नीति निर्देशक तत्व जो भी है वो जस के तस रहेंगे, जबकि मूल अधिकारों में आप संशोधन अथवा किसी भी तरह का मूल अधिकार का यदि हनन होता है तो आप उसके लिए न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया है? तो यह जो है रिट जारी करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 226 के अकॉर्डिंग उच्च न्यायालयों को दी गई है। ठीक है, इसके लिए जो भी है इसमें इनको अधिकार दिए गए हैं। नीति आयोग के पदाधिकारियों में निम्नलिखित में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाने वाले पदाधिकारी हैं। तो प्रधानमंत्री के द्वारा नीति आयोग के तहत जो पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वह है नीति आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, और उपाध्यक्ष, सदस्य, अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है, एक मिनट, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा अंशकालिक सदस्य नियुक्त किए जाते हैं, पदेन सदस्य, मुख्य कार्यकारी सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो ये सभी नियुक्त किए जाते हैं, अर्थात ई आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिया गया कि मूल अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्वों के मध्य किसी भी प्रकार के संघर्ष की स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी होंगे? तो मूल अधिकार प्रभावी होंगे ऐसा निर्णय दिया था चंपकम दोराईराजन वाद के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों का अनुरूप होना चाहिए और उनके पूरक के रूप में लागू किया जाना चाहिए। आगे है, संघीय प्रणाली के सरकार व्यवस्था की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। संघीय सरकार की सरकार व्यवस्था में कौन सा शामिल नहीं है? इसमें सबसे पहले तो भारत का संविधान जो है संघीय सरकार की व्यवस्था करता है। भारत का संविधान, इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं द्विस्तरीय सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्च न्यायपालिका,
यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय व्यवस्था, ये सभी इसमें शामिल है। तो आंसर हो जाएगा ई, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का अधिकार है। भारत में पंचायत का चुनाव लड़ने का जो अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, इसमें 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधानिक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 के कुछ प्रावधानों की वैधानिकता की वैधता जांच करते हुए जावेद एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2003 में यह निर्णय दिया गया है कि चुनाव लड़ने का अधिकार न तो मूल अधिकार है, न ही सामान्य विधिक अधिकार, बल्कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। ठीक है, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है। इस प्रकार संविधान में भाग 9 के आलोक में पंचायत में किसी भी पद के चुनाव लड़ने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार कहा जा सकता है। इनमें से किसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य गणतंत्र का भविष्य फल कहा गया है? संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का भविष्य फल, तो इसे कहा गया है उद्देशिका को प्रतिष्ठित संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य K.M. मुंशी के अनुसार हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र का यह भविष्य फल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 124, मूल अधिकारों की भारत में मांग कब की गई थी? भारत में मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? तो इसमें आंसर आपको हो जाएगा, भारत में मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग 1895 ईस्वी में की गई थी, 1995 में की गई थी। ठीक है, और इसमें इसके बाद 1917-19 के दौरान कांग्रेस के द्वारा 1925 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा भी मांग की गई थी। आगे है, सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल इत्यादि संगठन नहीं बना सकते, ऐसा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऐसा प्रावधान है अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद 33 में मूल अधिकारों को सीमित करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस इत्यादि संगठन नहीं बना सकते हैं। इनमें से किस अधिकार में संसद द्वारा संशोधन के पश्चात उस पर चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो इसमें हो जाएगा आंसर ए, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार में संसद द्वारा संशोधन के पश्चात उस पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, इसमें वह संशोधन कर सकती है, कानूनी अधिकार में संसद संशोधन कर सकती है, और लेकिन संशोधन पर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं, 127। इनमें से किस अनुच्छेद में संसद को पूरी छूट है कि वह उसे पूर्णतः परिवर्तित कर सकती है? तो उसे पूर्णतः परिवर्तित कर सकती है। इसमें अनुच्छेद है 4, 11 और 35, ये तीनों ही है जिसमें संसद को पूरी छूट है कि वह उसमें उसे पूर्णतः परिवर्तित कर सकती है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा ई, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। किस घटनाक्रम के दौरान मूल अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो मूल अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ता है, राष्ट्रपति शासन के दौरान नहीं पड़ता है, और वित्तीय आपात के दौरान नहीं पड़ता है। तो इसलिए आंसर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद घोषणा के उपरांत स्वस्फूर्त हो जाता है? घोषणा के दौरान स्वस्फूर्त होने वाला जो अनुच्छेद है वह है आपको अनुच्छेद 358, 358। ठीक है, 358। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अकॉर्डिंग 3 आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। जैसे ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है तो उसके तुरंत बाद अनुच्छेद 358 जो है स्वस्फूर्त हो जाता है, और अनुच्छेद 19 के सभी प्रावधान निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 12 के तहत न्यायपालिका भी राज्य के परिधि में सम्मिलित है। इसकी पुष्टि किस रिट में की गई है? तो इसकी पुष्टि जो है यह अनुच्छेद 32 में की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 32 के में प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये दो ऐसे रिट हैं जिनमें न्यायपालिका भी राज्य की परिधि में सम्मिलित है, ऐसा प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो आंसर इसमें ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 14 से संबंधित सत्य प्रतीत होते हैं? अनुच्छेद 14 से संबंधित कौन सा अनुच्छेद सत्य प्रतीत होते हैं? ठीक है, इसमें आपको
सभी अनुच्छेद जो है शामिल है। इस अनुच्छेद के तहत समानता का दबाव सिर्फ राज्य पर डालता है, व्यक्ति पर नहीं। विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त अधिकार है। इसके तहत विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक समानता है। इसके तहत प्राप्त विधियों के समान संरक्षण एक सकारात्मक समानता है, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस देश से भारतीय संविधान में संग्रहित किया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अनेकों उपबंध लिए गए हैं विदेशों से, जिसमें कि आयरलैंड से जो लिए गए हैं वह है नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, ये सभी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तीनों सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची से संबंधित है? तीन सूची का जो है यह संविधान की 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, 7वीं अनुसूची, जिसमें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का संदर्भ दिया गया है। और इसके इन सूचियों के आधार पर केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। 12वीं अनुसूची में कितने विषयों को शामिल किया गया है? 12वीं अनुसूची में कुल मिलाकर के आपको 18 विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है, 18 विषय हैं और इसे 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें न्यायपालिका की शक्तियां, प्राधिकार और जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। कुल मिलाकर के इसमें 18 विषय शामिल हैं। इनमें से किसने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है? वकीलों का स्वर्ग कहा है H.K. माहेश्वरी ने। उनका कहना था, प्रारूप लोगों को अधिक मुकदमेबाज बनाता है, अदालतों की ओर वे लोग अधिक उन्मुख होंगे, सत्य और अहिंसा के तरीकों का पालन नहीं करेंगे। यदि मैं ऐसा कह सकूं तो यह प्रारूप वास्तव में वकीलों का स्वर्ग है। अगर किसी नए क्षेत्र को भारतीय हिस्से में मिला लिया जाता है तो वहाँ के नागरिक की नागरिकता, तो वहाँ के नागरिक को जो है यह स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी, अर्थात भारत में स्वतः मिल जाएगी। आंसर ए हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो पहले इसको सारा ऑप्शन ले आते हैं पूरी स्क्रीन पर। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें यहाँ पर अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत यह सुमेलित है। अनुच्छेद 22 में कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं निरुद्धता से संरक्षण है, यह भी सही है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है और अनुच्छेद 31B में कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता है, ये सभी सही है। तो आंसर आपको ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138 में कहा जा रहा है, कौन सा उपबंध संसद के साधारण बहुमत के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा उपबंध सम्मिलित नहीं है? आंसर देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, एक तो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा, और उसके अलावा संशोधन एवं संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों के विधानमंडल की संस्तुति के उपरांत संशोधन। तो इस तरह से सभी उपबंध संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है। ये सारे जो है उपबंध ये साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। तो आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, ये संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते भी निर्धारित किए जा सकते हैं। नागरिकों की प्राप्ति एवं नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज़्यादा महत्व प्रदान करना, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग, ये सभी साधारण बहुमत उपबंध में शामिल हैं। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 139, कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के संबंध में संसद को शक्ति प्रदान करता है? तो अस्पृश्यता के संबंध में संसद को मजबूत बनाता है अनुच्छेद 35। ठीक है, यहाँ पे आपको ये डाउट होगा कि अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता के संबंध में, तो यहाँ पे 35 क्यों कहा जा रहा है? तो अनुच्छेद 35 संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। और यहाँ पे यही पूछा गया है शक्ति के बारे में। तो कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के संबंध में संसद को शक्ति देता है? अनुच्छेद 35 देता है। और 17 के द्वारा आपको अस्पृश्यता का निवारण किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अनुच्छेद उनमें से कौन सा अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है? तो विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त अधिकार इसमें आपको हो गया भारत के
भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण की स्वतंत्रता, कोई वृत्ति आजीविका या व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये सभी जो है, ये सारे उपबंध जो है अनुच्छेद 19 से हैं और सभी अधिकार जो है केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। नागरिक का तात्पर्य सिर्फ व्यक्ति, विधिक व्यक्ति से नहीं, अर्थात कंपनी, निगम आदि को यह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। इसमें आंसर आपको हो जाएगा ये सभी अधिकार ई, अर्थात इनमें से कोई नहीं, कोई भी इसमें विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। आगे है एफ्स्पा कानून इनमें से किस कानून की प्रतिकृति है? एफ्स्पा कानून, एफ्स्पा जो है यह 1942 के भारत छोड़ो अधिनियम के आंदोलन के समय अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून की ही प्रतिकृति है। ठीक है, और इसे 1957 के अधिनियमित एवं मई 1958 से प्रवर्तित कर दिया गया था। आगे है कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? आंसर आपको हो जाएगा 1917 का एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां दी गई थी। अवशेष शक्तियां किसे दी गई थी संघ की? तो इसमें अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। 1935 के अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। हालांकि अभी वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की गई हैं? संघ को प्रदान की गई है, केंद्र को प्रदान की गई है। आगे चलते हैं, इन व्यक्तियों में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं था, यह जानने के लिए पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से उसमें शामिल थे। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, ये सभी कैबिनेट मिशन में शामिल थे, जबकि विलियम वुड जो है यह इसमें शामिल नहीं था। और कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। ठीक है, इसमें विलियम वुड शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। कार्यपालिका परिषद के उपसभापति जो थे यह थे जवाहरलाल नेहरू। 14 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी और इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को पदभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेनाध्यक्ष बनाया गया और जवाहरलाल नेहरू इसमें उपाध्यक्ष अथवा उपसभापति बनाए गए थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान की सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी और 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी और इसी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ ही भारतीय संविधान सभा की भी स्थापना हो गई थी। भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था आपको संविधान सभा के द्वारा, संवैधानिक सभा के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 दिसंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संघ के बारे में है? तो यह जो है आपको यह है भाग 11 और अध्याय 1। भाग 11 और अध्याय 1 संघ और राज्यों के बीच विधायी संघ के बारे में है। ठीक है, और इसमें अनुच्छेद है आपको अनुच्छेद 245 से 255 के बीच जो भी अनुच्छेद है, इन सब के प्रावधान इसी से संबंधित है। संघ और राज्यों के बीच के विधायी संघ के बारे में संबंधित है। और अध्याय जो है अध्याय 2 है, इसमें अध्याय 1 है और अध्याय 2 इसमें अनुच्छेद 156 से 163 प्रशासनिक संबंधों के बारे में दिया गया है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? समाजवादी शब्द जो है यह संशोधन 1976 में हुआ था, 42वां संशोधन, उसी के अकॉर्डिंग जोड़ा गया था। आंसर हो जाएगा ए, 42वां संविधान संशोधन। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार जो है यह भारत के संविधान से प्राप्त होता है, क्योंकि भारतीय शासन प्रणाली का स्रोत उसका संविधान ही है। तो इस तरह से समाप्त होता है यह वीडियो भी। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी बीपीएससी और हम पर। तब तक के लिए देखते रहिए बीपीएससी हमको और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।